डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड होती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली बट डजंट डिपेंड अपॉन इट्स नेचर। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होती है और यहाँ पे हम लोग थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो कि है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और इस मेथड को बोलते हैं क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी इज द प्रोसेस इन विच वी हैव टू स्टडी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जनरली हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं? वी हैव टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पे क्रायोस्कोपी का एक मेथड है टू डिटरमाइन, टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, and on the basis, on which basis? On the lowering of freezing point. ठीक है, on the basis of lowering of freezing point। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की, और इस मेथड में हम लोग लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, पहले तो फाइंड करते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नाउ तो सबसे पहले बात आती है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं फ्रीज करना, मतलब वी मूव फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। ओके, नाउ लिक्विड टू सॉलिड स्टेट कैसे आप करेंगे चेंज? टेम्परेचर को डिक्रीज करके। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, पहले तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो बाद में समझेंगे, पहले हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हो जाएगी दिस इज अ टेम्परेचर। अब फ्रीजिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर जहाँ पे उस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो लिक्विड और सॉलिड के जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड का जो फेज है वो एक साथ एग्जिस्ट करता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो टेम्परेचर है हम लोग ये फाइंड करते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द टेम्परेचर एट विच लिक्विड and solid form of substance exist together in dynamic equilibrium. Okay, so this is a simple definition of freezing point. और ये भी लिख सकते हैं हम लोग वेपर प्रेशर के टर्म्स में। एट फ्रीजिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, तो एट फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। नाउ तो सो दिस इज अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट is the temperature at which liquid form and solid form exist together in dynamic equilibrium. Also we can say that the vapor pressure of liquid is equals to vapor pressure of solid at this freezing point. Now अब हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि हमने यहाँ पे लिक्विड लिया, तो यहाँ पे जो लिक्विड लेंगे वो हम क्या लेंगे? प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट जो कि लिक्विड है उसको फ्रीज करेंगे और वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जिस टेम्परेचर से फ्रीजिंग स्टार्ट होती है उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इस तरीके से जनरली हम लोग देखते हैं ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं।
ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हम लोग इस डायरेक्शन से आएंगे, ग्राफ हमारा ऐसे आएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट में आप इंक्रीज कर रहे थे इसे, सेकेंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में ऐसे इंक्रीज हो रहा था ग्राफ, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिक्रीज कर रहे, फ्रीज कर रहे, तो ऐसे आएगा ग्राफ, ये ध्यान देना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तभी ये लिक्विड जो है वो एक पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसको लिखेंगे TF। ठीक है, तो लिक्विड और इस पॉइंट से ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी सॉलिड फेज और लिक्विड फेज जिस पॉइंट पे मीट करते हैं तो वही डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, और उस पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना है। तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करने में, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहीं पे हम कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं, वी टेक एनी सॉल्यूशन कैसा होता है, यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे। ठीक है, यही कंडीशन होती है, जनरली हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं। ठीक है, तभी सॉल्यूशन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, उसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। अब क्या है, अब ये जो सॉल्यूशन है, अब इसको फ्रीज करना चाहते हैं आप। अगर आप इस सॉल्यूशन को जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको फ्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू प्योर वन। ठीक है, तब जाके सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो यानी कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर और डाउन करना पड़ेगा, यानी कि जो प्योर वाला केस है TF, उससे और कम करना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए TS। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो यानी कि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, उसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास सॉल्यूशन है जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तब हमको और ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, और यही है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, और इसके कंपैरिजन में, प्योर की कंपैरिजन में, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो अभी ये दोबारा बनाएंगे, तो ऐसे जनरल बनाया हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये लिक्विड के लिए प्योर लिक्विड, और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई भी एक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये लिक्विड है और इस पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है, ऐसे सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और कम हो जाएगा। ठीक है, प्योर से और कम हो जाएगा इस तरीके से। ओके, सो इसी और इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो डिफरेंस है, तो आप लिख सकते हो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा TF। ठीक है, डेल्टा TF, F स्टैंड्स फॉर फ्रीजिंग, तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, TF माइनस TS। TF is the freezing point of pure solvent and TS is the freezing point of solution, any solution. Here TF is greater than TS. That's why we call TF minus TS, and this is a difference called as depression in freezing point. Solution का freezing point कम हो जाएगा as compared to pure solvent. So this is a simple definition of first freezing point and then depression of freezing point. ठीक है, किसके रिलेटेड में, a solution which contain non volatile solute, और यहाँ पे हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हम डिटरमाइन करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे क्रायोस्कोपी प्रोसेस किस पे बेस्ड होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल हमने वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम चाहते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन कैसे डिटरमाइन करें, फाइंड करें, तो उसके लिए हम लोग फिर से आ जाते हैं इसी ग्राफ पे। तो इसको मैं दोबारा थोड़ा सा फिर से इसको ड्रॉ करेंगे। नाउ तो अब यहाँ पे जो फिगर बनेगा क्रायोस्कोपी में,
क्रायोस्कोपी में भी जो ग्राफ बनेगा दैट इज इन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। और क्रायोस्कोपी जो है वो किस पे डिपेंड होती है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लोग प्योर सॉल्वेंट ले लेंगे। अब आपको पता चल गया है ग्राफ कैसे बनाना है, टेम्परेचर डिक्रीज करना है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है एक्सेस और हम लोग को इसके अपोजिट डायरेक्शन में आना है, ठीक है। ओके, अब देखिए वेपर प्रेशर और कोई टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ से हम लोग डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। अब देखिए टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ओके, जब टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का कम करेंगे वेपर प्रेशर कम होगा सिंपली। तो टेम्परेचर कम डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीज, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हम लोग प्योर सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। प्योर सॉल्वेंट और किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट टुगेदर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म आप फ्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये जो लिक्विड है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो उसी पॉइंट पे हम बताएंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, और इस फ्रीजिंग पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा वो हो जाएगा प्योर, ठीक है, पी नॉट। अभी सॉल्वेंट है तो पी ए नॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो, यानी कि इस पॉइंट से सॉलिड फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लीनियर नहीं आएगा ग्राफ, ये मतलब ये थोड़ा सा बेंट करके शो करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज अ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, दिस इज अ सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड है सॉल्वेंट। तो इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एट वेपर प्रेशर पी ए नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। नाउ ये तो हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट का केस। अब जैसे सॉल्यूशन की बात करें, अब सॉल्यूशन हमको कैसा बनाना है, सॉल्यूशन हमको ऐसा बनाना है कि उसमें जो सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं वो नॉन वॉलेटाइल हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं विद नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम। और अब इस सॉल्यूशन को और फ्रीज करना है, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। जैसे कि वाटर है, वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर अभी लिक्विड स्टेट में आप इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हो, आइस बनाना चाहते हो, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। कब तक, कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद और फ्रीज करोगे तो क्या होगा, सॉलिड में तो रहेगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर आप शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे शुगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन को जब हीट करते हैं तो वेपर कम बनते हैं एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। तो यहाँ पे उसी तरीके से जब शुगर सॉल्यूशन को फ्रीज करना पड़ेगा, अगर आपको फ्रीज करना चाहते हो इसको, इसकी आइस क्यूब बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा, हमको यहाँ पे टेम्परेचर और डिक्रीज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि 0 डिग्री से और कम, यानी कि नेगेटिव में चले जाएंगे, -10 -15 डिग्री सेल्सियस, तब जाके वो शुगर सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से ध्यान देना है। तो यानी कि सॉल्यूशन हमारा ऐसा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा, तो हमको इसको फ्रीज करने में और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी यहाँ से स्टार्ट किया था इस वेपर प्रेशर से, तो हम लोग इससे कम, ठीक है, डाउन चले जाएंगे वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आएंगे, वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का कम होगा प्योर के कंपैरिजन।
तो इस पॉइंट से आएंगे और हमको फ्रीज करना है तो हमको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे सॉलिड स्टार्ट होगा? नहीं, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, और डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। यानी कि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को फ्रीज कर रहे हैं। सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसको हम लोग फ्रीज कर रहे हैं। तो फ्रीज करते समय हमको फ्रीजिंग पॉइंट और कम मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से सपोज हमारा जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि एट दिस पॉइंट द सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको T से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, T या TS दोनों से कर सकते हैं। नाउ अब क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा डेल्टा TF। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान देना है। लेकिन अब हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, इसका एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना है। और हमको मालूम है डेल्टा TF क्या होता है, होगा TF माइनस T। ठीक है, TF माइनस T, TF इज ग्रेटर देन T। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा TF। अब इसको एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए जैसे हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। यानी कि यहाँ पे भी हम लोग 2 सॉल्यूशंस कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन 1, और हम लोग एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ज़्यादा हो गया, वेपर प्रेशर और ज़्यादा, मतलब कम हो जाएंगे। ठीक है, कम हो जाएंगे तो वो हमारा वेपर प्रेशर और डिक्रीज से स्टार्ट होगा, यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा, और उसको और ज़्यादा फ्रीज करना पड़ेगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान देना है। तो हम लोग ने 2 सॉल्यूशन ले लिए। सॉल्यूशन 1 का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको T1 मान लेते हैं, और सॉल्यूशन 2 है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा T2। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन 1 को बोलेंगे डेल्टा TF1, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन 2 इसको बोलेंगे डेल्टा TF2। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, डेल्टा TF1 इक्वल्स टू TF माइनस T1, दिस इज अ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 1। इसी तरीके से डेल्टा TF2 हो जाएगा TF माइनस T2, तो ये हो जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, किसके लिए, सॉल्यूशन 2 के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 2। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर प्योर सॉल्वेंट, दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर प्योर सॉल्वेंट, दिस इज T1 इज द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 1 एंड दिस इज T2 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2। नाउ जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के लिए PA0 रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ही यहाँ पे फॉर सॉल्यूशन 1 द फ्रीजिंग पॉइंट इज T1 एंड कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर इज P1। ठीक है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी तरीके से और हम सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करें कंसंट्रेशन की तो और वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे, यानी कि P2। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उनको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस तरीके, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक इस तरीके, ओके, इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका हो गया लिक्विड, ये तो लिक्विड वाला कर्व है, और इस पॉइंट से फ्रीजिंग स्टार्ट है, तो ये आपका सॉलिड कर्व हो गया, ये समझ लीजिए सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड सॉल्वेंट,
ये यहाँ तक जो है कर्व, इसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई जेड। तो जो एक्स वाई का ये जो आपका कर्व है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म। इसी तरीके से वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई जेड कर रहा है, वाई जेड रिप्रेजेंट द सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन 1। ये सॉल्यूशन 1 का सॉलिड फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है वाई जेड, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाई जेड हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन 1। इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये सॉल्यूशन जो है लिक्विड और इस टेम्परेचर पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो कर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन 2। इस तरीके से इसको ध्यान देना। अब हम लोग यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फॉर आवर ऑब्जर्वेशन, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल सॉल्यूशन में ये जो लाइंस है, ठीक है, ये जो लाइंस है इनको स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे, स्ट्रेट लाइन, जिससे कि हम लोग रेयॉल्स लॉ अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड तो रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे सी एंड डी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जिससे कि यहाँ पे और क्या एज्यूम करेंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे फॉर ऑब्जर्वेशन consider cy and dz as straight line, ठीक है। क्योंकि हमको पता है आइडियल सॉल्यूशन में टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का कर्व लीनियर होता है, तो वही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं आइडियल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से हम लोगों ने ये ट्रायंगल एक्स जेड डी, ये बिगर ट्रायंगल, और स्मॉल ट्रायंगल हो जाएगा एक्स वाई सी, ये स्मॉल। तो एक्स वाई सी स्मॉल हो गया, और जेड और डी, एक्स जेड डी बिगर। नाउ अब यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है वो जनरली कंसिडर करना। देखिए यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। तो हम लोग एक्स और वाई एक्सिस लेंगे। तो यहाँ पे भी कौन एक्स है, यानी कि हमको ये टेम्परेचर वर्सेस ये लेना है, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। तो उसके रिलेटेड में इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। किस किस ट्राइंगल को? ट्राइंगल एक्स वाई सी एंड ट्राइंगल एक्स जेड डी। तो ट्राइंगल एक्स वाई सी एंड ट्राइंगल एक्स जेड डी को हम लोग क्या मानेंगे? सिमिलर, एज्यूम कर रहे हैं सिमिलर। और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, वो ये हो जाएगा, क्योंकि हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर रहे थे, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेंगे ये दोनों, यानी कि दिस वन, दीज साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई सी, हम लिख सकते हैं वाई सी, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं वाई सी अपॉन जेड डी, जो कि टेम्परेचर है, और इक्वल्स टू एक्स सी अपॉन एक्स डी। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको वेपर प्रेशर टेम्परेचर के रिलेटेड में करना है, तो उसी तरीके से इन ट्राइंगल को भी रिप्रेजेंट करना है सिमिलर। तो वाई सी अपॉन जेड डी इक्वल्स टू एक्स सी अपॉन एक्स डी, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या लिखेंगे? वाई सी वैल्यू क्या है? दिस इज वाई सी, और वाई सी क्या है? डेल्टा टी एफ वन। और जेड डी क्या है? जेड डी है डेल्टा टी एफ टू। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाई सी हमारा हो गया वाई सी डेल्टा टी एफ वन, और जेड डी क्या हो जाएगा? जेड डी डेल्टा टी एफ टू। इसी तरीके से एक्स और सी यानी ये वाला पार्ट। तो दिस इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन 1, तो इसको बोलेंगे डेल्टा पी वन। इसी तरीके से एक्स सी तो हो गया डेल्टा पी वन, और एक्स डी क्या हो जाएगा? एक्स डी हो जाएगा डेल्टा पी टू, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन 2, ठीक है।
इस तरीके से हम यहाँ पे एजम्पशन करेंगे और यहाँ से हम देख लेंगे कि जब हमने ये एज्यूम किया स्ट्रेट लाइंस फॉर आवर कंसिडरेशन टू बी आइडियल सॉल्यूशन and we can apply Raoult's law, we see that the numerator has same term delta TF1 upon delta TF2 equals to delta P1 upon delta P2. तो इससे ये पता चल रहा है the change in freezing point यानी कि depression in freezing point. This is a depression in freezing point. Depression in freezing point is directly proportional to lowering of vapor pressure. Delta P1 क्या है? Lowering of vapor pressure. तो यहाँ से समझ में आ गया आपको कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दिस इज अ रिलेशनशिप. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को आ गया है एक रिलेशन पता चल गया है जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी. तो डेल्टा टी एफ हो गया, डेल्टा टी एफ इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और डेल्टा पी हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखिए दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीज. लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेशन बोल दिया है और वेपर प्रेशर को लोअरिंग बोल दिया, तो ये थोड़ा सा सही लगता है. अगर यहाँ पे हम बोल देते लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट को लिख दिया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो यहाँ से पता चल गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो यहाँ पे जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो दैट इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो उसको यूज करते हैं क्योंकि रिलेशन पता चल गया. तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेयॉल्ट्स लॉ यूजिंग, अब देखिए एज्यूम किया हमने स्ट्रेट लाइन, तो यूजिंग रेयॉल्ट्स लॉ. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है सबको पता है. तो आप लोग बताइएगा पी नॉट माइनस पी एस. देखिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, तो उसमें डिक्रीज करेंगे पी ए नॉट माइनस पी एस. और रिलेटिव करने के लिए क्या प्योर पी ए नॉट, और ये किसके इक्वल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब है सॉल्यूट. ठीक है, ए का मतलब है सॉल्वेंट, बी का मतलब है सॉल्यूट. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. और ये क्या होता है एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी. उसके बाद क्या किया था आप लोगों ने, उसके बाद ये एज्यूम किया था डाइल्यूट सॉल्यूशन. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या किया था, हमने कंसिडर किया एन बी इज फार लेस देन एन ए. तो हमारी एक्सप्रेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हो गया एन बी अपॉन एन ए. ठीक है, इस तरीके से था. और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर है पी ए नॉट माइनस पी एस, तो ये तो पी एस ही तो है सॉल्यूशन 1 का प्रेशर, वेपर प्रेशर, जैसे ये सॉल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर. तो एक जनरल हम लिख सकते हैं पी ए नॉट माइनस पी एस दैट इज डेल्टा पी. यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूमरेटर, तो डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट हो जाएगा. ठीक है, नाउ यहाँ तक हो गया. अब हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है. अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोलैलिटी के. जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हुआ था, ऐसे यहाँ पे भी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से शो हो जाएगा. देखिए कैसे होगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, मास अपॉन मोलर मास. तो यहाँ पे जैसे पहले कंसीडर कर रहे थे वैसे करेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू एन बी हो जाएगा मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी. हमने मास जो है उसको स्मॉल एम से कंसीडर किया है और मोलर मास को कैपिटल एम, तो ये ध्यान दीजिएगा. इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो जाएगा मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए. तो स्मॉल एम रिप्रेजेंट मास एंड कैपिटल एम रिप्रेजेंट मोलर मास.
तो इसको मैं दोबारा यहाँ लिखूंगा नहीं, आपको समझना है यहाँ पे। स्मॉल m इज द मास ऑफ B, ठीक है, स्मॉल m इज द मास एंड कैपिटल M इज द मोलर मास। अब हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा mb अपॉन कैपिटल MB इंटू ma, कैपिटल M ऊपर आ जाएगा, कैपिटल MA अपॉन स्मॉल m। नाउ अब फिर से रिलेशन करना है, तो इन दोनों को रिलेट करना है, किसके टर्म्स में, डेल्टा P के टर्म्स में रिलेट करना है। तो PA नॉट को उधर ले जाइए राइट साइड, तो यहाँ पे डेल्टा P आ जाएगा, डेल्टा P आ जाएगा हमारा PA नॉट, ठीक है, MA, ठीक है, MB अपॉन M, ठीक है, जैसे लिखा वैसे लिख लेते हैं अभी, अभी फिर बाद में बताएंगे किसको कांस्टेंट रखते हैं। MB अपॉन MB इंटू कैपिटल MA अपॉन MA। अब जैसे कि हमको पता है A क्या है, सॉल्वेंट है जो कि प्योर है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर होगा। दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से मोलर मास प्योर सॉल्वेंट का वो भी कांस्टेंट होता है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इज MA, तो इसको भी कांस्टेंट करेंगे। तो जो कांस्टेंट है उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में कंसिडर कर लेते हैं, तब यहाँ पे आप बता पाओगे कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो हो जाएगा MB अपॉन MA, स्मॉल MB अपॉन कैपिटल MB अपॉन स्मॉल MA, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिलेट कर देंगे डेल्टा P के टर्म्स में, तो मैं इसको रब करता हूँ। तो यहाँ पे अब आप डेल्टा TF, जो डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, MB अपॉन कैपिटल MB अपॉन स्मॉल MB। अब जो न्यूमरेटर है वो क्या है, B कंपोनेंट का मतलब है सॉल्यूट, तो दिस इज अ सॉल्यूट। और मास अपॉन मोलर मास, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और डिनोमिनेटर में MA में सॉल्वेंट, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये रेशियो बेसिकली है क्या, दिस इज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट इज इन मास। तो ये क्या शो कर रहा है, ये कंसंट्रेशन शो कर रहा है किस टर्म में, इन मोलैलिटी। तो ये मोलैलिटी का केस है। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। So we can easily write it as delta TF is directly proportional to molality. Molality small m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल m से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेल्टा TF is directly proportional to molality। अब यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट इज नोटेड बाय KF, K सफिक्स F into M, ओके। So in this way we can derive expression for depression of freezing point, which is directly proportional to molality, and here there is a constant called KF. KF को क्या बोलेंगे, molality के terms में बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। और जो मेथड है क्रायोस्कोपी, तो उसके भी टर्म्स आ सके, उससे रिलेटेड में लिख सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड KF, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी यूनिट क्या होगी और इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो भी बता देते हैं, तो इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो KF हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन M। अब जब हम इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो आप क्या करोगे, मोलैलिटी को क्या रखेंगे, 1, ठीक है। मोलैलिटी डेफिनेशन लिखने के लिए मोलैलिटी 1 कर लीजिए। मोलैलिटी 1 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1/1, तभी तो मोलैलिटी 1 आ गया। तो यहाँ से आप बता दोगे कि KF इक्वल्स टू डेल्टा TF। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी
कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी टेक 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर से, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट is equals to depression of freezing point and this is obtained when we take 1 mole of solute in 1 kg of solvent. Okay, so this is simple definition, लिखेंगे नहीं, याद हो गया है। Now यूनिट भी बता सकते हो, यहाँ से आपको पता है डेल्टा, आपको पता है KF किसके इक्वल है, डेल्टा TF अपॉन मोलैलिटी। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर ही तो है, तो टेम्परेचर को किस की यूनिट होती है, केल्विन। और मोलैलिटी की यूनिट यहाँ से है मोल्स अपॉन केजी, मोल पर केजी। ठीक है, तो क्या होगा, केएफ की यूनिट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ की यूनिट हो जाएगी, ठीक है, केल्विन केजी मोल inverse. Kelvin kg mole inverse is the unit of cryoscopic constant, also called as molar depression constant. This depression of freezing point is called colligative property because here it depends upon the number of solute particles and solute should be non-volatile. Okay, and this depression of freezing point is again related to the first colligative property, that is called relative lowering of vapor pressure. So in this way we find that all the 3 properties, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point and this one, depression of freezing point, are interrelated with each other. Okay, so this is about depression of freezing point. Thank you.